हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। जातिवार जनगणना पर एक बड़ी खबर आई है। मोदी सरकार पहले ही धोखा दे चुकी थी। एक बार फिर से बहुजन समाज की मांगों को ठुकराते हुए मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 2021 की जातिवार जनगणना नहीं होगी, इसमें जातियों की गिनती नहीं होगी। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी जिसमें ये पूछा गया था मोदी सरकार से कि क्या जातिवार जनगणना हो सकती है, क्या ये मुमकिन है, आपका क्या स्टैंड है जातिवार जनगणना पर। इस पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि हम जातिवार जनगणना नहीं करा सकते, क्योंकि जातिवार जनगणना कराना बेहद ही कठिन काम है। वो प्रशासनिक तौर पर भी मुश्किल है और उसके आंकड़े भी सही तरीके से नहीं आ सकते और उसका कोई मतलब सही से नहीं निकलता है। ये मुश्किल काम है और बहुत थकाऊ काम है, उबाऊ काम है, इसलिए हम जातिवार जनगणना नहीं करा सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। इससे पहले भी वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि नहीं कराएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका थी जिस पर यह सवाल पूछा गया था मोदी सरकार से, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी सरकार इससे पहले ये बात कहती रही है, जब उन्हें ओबीसी समाज की, उन्होंने बहुजन समाज की वोटों की ज़रूरत होती है तो उन्होंने ये ऐलान करते रहे हैं कि जातियों की गिनती होनी चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए। साल 2018 में राजनाथ सिंह ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया था कि हम 2020 की जनगणना में जातियों की गिनती कराएंगे, जिसमें ओबीसी की गिनती तो होगी ही, बाकी जो जातियां हैं उनकी भी गिनती होगी। ये राजनाथ सिंह ने बाकायदा प्रेस में स्टेटमेंट दी थी, ऑफिशियल उनका बयान है। लेकिन फिर ये जब 2019 का चुनाव जीत गए, ओबीसी को और बाकी लोगों को, जातियों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और वोट हासिल किए और ये चुनाव जीत गए, तो अभी इन्होंने, क्योंकि अभी कराना था 2020 में, कोविड की वजह से नहीं हुई, तो 2021 में जातिवार जनगणना होने के प्रावधान हैं। इस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब हम जातियों की गिनती नहीं कराएंगे। ये मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की, यानी पहले कहा गया चुनाव से पहले कि कराएंगे, चुनाव जीतने के बाद मना कर दिया। और उससे पहले मोदी सरकार ने जो आंकड़े एक तरीके से जातिवार जनगणना के आए थे 2010 में, उस पर भी वो कुंडली मारकर बैठ गए, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया। दरअसल हुआ क्या था कि 2010 में, उससे पहले तमाम जो बहुजन समाज की और जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी वो दबाव बना रही थी कि सरकारों पर कि भाई जातिवार जनगणना होनी चाहिए, पता तो चले इस देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा नौकरियों में हैं, किस जाति के लोग गरीब हैं, किस जाति के लोग किसान हैं और किसके पास ज़मीन है, किसके पास संसाधन नहीं है। ये सारे के सारे आंकड़े आने चाहिए और कौन सबसे ज़्यादा मलाई खा रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये दबाव बनाया जा रहा था। तो उस समय पर मनमोहन सरकार थी और उस समय यूपीए की सरकार ने ये फैसला लिया कि 2010 की जो जनगणना होगी उसमें अलग से ये जातियों की गिनती कर ली जाएगी। तो हुआ क्या कि जो जनगणना होती है, आपको याद होगा जब जनगणना होती है तो जो स्कूल टीचर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपके एरिया में आते हैं, आपका नाम पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, डिटेल पूछते हैं और कितने लोग हैं वो सारी डिटेल भर के वो भेज देते हैं। 1 महीने का पूरा काम है। 1 महीने में पूरे देश भर में जाति नहीं, जो जनगणना है वो हो जाती है। ये जनगणना पूरे देश में महीने भर में हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो सरकार है, जो मनमोहन सरकार थी, उन्होंने अलग से एक टीम बनाई और ये कहा गया कि अलग से हम इसकी ओबीसी की जातियों की गिनती करेंगे। उसके लिए कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए, कुछ मशीनें बांटी गई और उन्होंने अलग से डेटा कलेक्ट किया। और वो करते करते जो है, जो 1 महीने में काम हो सकता था, क्योंकि आप जब गिन रहे थे तो आपको बस यही लिखना था ना जाति कौन सी आपकी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। प्राइवेट ठेकों को दे दिया, अलग लोगों को दे दिया। करीब 5,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। ये 5,000 करोड़ रुपए अलग से जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड डेटा के नाम पर जो है ये गिनती की गई लोगों की, और उसमें फिर एनजीओ को और बहुत सारे अपने लोगों को इन्होंने ठेके दिए और फिर वहाँ से गिनती की गई और करीब करीब वो चलती रही। फिर 2014 में मोदी सरकार आ गई, वो सरकार चली गई तो आंकड़े शायद 2015 में वो सामने आए और उस समय ये कहा गया कि ये आंकड़े अब हम जारी नहीं कर सकते। अरुण जेटली ने पीसी की थी, उसमें कहा गया कि ये जो आंकड़े हैं इसमें लाखों गलतियां निकली हैं, ये बहुत ही मतलब त्रुटिपूर्ण डेटा है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इस वजह से इसके आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसलिए हम जो हैं अभी इस डेटा को सार्वजनिक नहीं करेंगे और जो 2020 की जनगणना होगी तो उसमें हम जो है ओबीसी की बाकी जातियों की गिनती कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके
लाखों गलतियों वाली एक रिपोर्ट आती है जिसमें जाति के हिसाब से डेटा है और उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया, उस पर भी कुंडली मारकर बैठ गए। तो एक तरीके का 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ और उसके आंकड़े सामने नहीं आए, वो डेटा सरकार ने छुपा लिया। कहा गया कि 2020 में कराएंगे, लोगों ने यकीन कर लिया। ओबीसी समाज के लोग तो बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका शिकार हैं और वो उस हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वो उनके पक्ष में गए, वोट दिया और फिर उन्होंने मना कर दिया चुनाव जीतने के बाद में कि हम जनगणना नहीं होंगे। अब आप ये समझिए कि जातिवार जनगणना होना क्यों ज़रूरी है। दरअसल होता क्या है कि अभी एक आंकड़े के ज़रिए समझिए, दरअसल आपको मालूम है कि कोविड सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और अभी सबको वैक्सीन लगानी है। आप जब वैक्सीन लगाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं और 100 इंजेक्शन की हमको ज़रूरत है ताकि 100 लोगों को इंजेक्शन देके कोविड की जो वैक्सीन है वो देके उनको इम्यून बनाया जा सके ताकि वो वायरस से ग्रसित ना हो, वो ठीक हो जाएं। अब आप को ये मालूम ही नहीं है कि इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं और कौन 18 साल से 45 साल की उम्र का है, कौन उससे कम है, कितने इंजेक्शन लगाए जाएंगे। और इसमें जो बच्चे हैं उनके लिए अभी परमिट नहीं है तो बच्चों को नहीं लगेगा। तो 100 लोगों में से पता चला कि 25 बच्चे हैं तो 75 लोगों को ही वैक्सीन लगनी है, तो आप 75 इंजेक्शन लेके आएंगे या फिर आपको मालूम होगा तभी आप उतने इंजेक्शन लेके जाएंगे। लेकिन आप सीधे मोहल्ले में घुस जाएं, 100 लोगों का आपके पास पता चले कि 100 लोग हैं और आप इंजेक्शन लेके आए हैं 30 और 30 लोगों को आप इंजेक्शन लगाकर चले जाएं और बाकी जो लोग हैं वो रह जाएं, 70 लोग उसमें से आपको मालूम ही नहीं है कि किसको लगी, बाकी लोग बच गए, कौन बच्चा था, कौन महिला थी, आपको डेटा ही नहीं मालूम है। तो इस तरह से डेटा होना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। इसी तरह से जब हम इस देश में बात करते हैं नीतियां बनाने की, इस देश में एलोकेशन की कितनी भागीदारी हो, कौन से फंड्स कहां जाएं, किसका एक्सपेंशन हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हों, क्या नौकरियां हों, क्या कुछ नीतियां बने, बजट एलोकेशन हो, उसके लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत सरकार जो है उसके पास SC और ST की तो डेटा है क्योंकि वो उनकी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की और जनरल कैटेगरी के लोगों की गिनती नहीं होती है। तो उनके लिए जो नीतियां बन रही हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वो कितने लोग हैं, उनके लिए कितना फंड लगाना चाहिए, कितने उनको ज़रूरत है, उसमें कोई उनके पास डेटा नहीं है, हवा में चल रहा है। मतलब वही बात है कि 100 की जगह वो 30 इंजेक्शन 50 इंजेक्शन दे के आ गए हैं, बाकी किसी को मिले ना मिले कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी डेटा ही नहीं है। इसी तरीके से जो EWS सवर्ण आरक्षण दिया गया उसमें उनके पास कोई डेटा नहीं है कि कितने सवर्ण गरीब हैं, कितने प्रतिशत लोग उनके सवर्ण समुदाय से आने वाले जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उसका उनके पास कोई डेटा नहीं है। तो उन्हें बताना चाहिए कि कितने, उस हिसाब से फिर आप आरक्षण के प्रावधान या बाकी जो प्रावधान है उसका पता चले। तो ओबीसी समाज लगातार ये मांग करता रहे कि आप हमारी गिनती कीजिए। जब आप गाय की बछड़ों की गिनती कर सकते हैं, आप बाघों की गिनती कर सकते हैं, आप कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर सकते हैं, तो हमारे लोगों की गिनती क्यों नहीं कर सकते। जब हमारे लिए नीतियाँ बना रही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आपका फंड, आपकी नीतियाँ आप कितने लोगों के लिए कारगर हैं। और साथ ही साथ इस जातिवार जनगणना से ये पता चलेगा कि आबादी जो है वो कितनी है। जैसे अभी आप SC ST की आबादी का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने, उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन का जो प्रावधान है। ओबीसी की जो गिनती है वो बहुत ज़्यादा है और अभी उनको कितना आरक्षण मिलता है, 27% आरक्षण मिलता है। तो 1931 की जो जातिवार जनगणना हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसमें एक मोटा मोटा अनुमान था कि वो 52% के आसपास उनकी आबादी है और उसी को आधार बनाया था मंडल कमीशन ने। मंडल कमीशन ने उसी आधार पर यह कहा कि इनकी आबादी जो है वो 52% है, तो फिर हम जो है इनको आधा भी माने तो फिर हम इनको जो है वो करीब 27% आरक्षण हम इनको दे दें और उसी के आधार पर फिर ये बना। लेकिन जब आबादी इतनी ज़्यादा है तो मतलब सोचिए उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो पिछड़े हैं, जब उनके लिए नीतियाँ बननी हैं, वो बैकवर्ड है, तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। वो काम आपको करना है, वो जब होगा जब डेटा होगा तो अब पता चल जाएगा कि कितनी जातियाँ हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं। तो फिर आबादी के हिसाब से अनुपात में भागीदारी की बात होगी, रिजर्वेशन की बात होगी, तो फिर ये सवाल आएगा कि हम इनको 52% आरक्षण दें, क्योंकि आबादी के लिहाज से तो आपने उनको समेट दिया है। और जो दूसरी जातियां, सवर्ण जातियां हैं, यहाँ पर एक बात बहुत आपको ख्याल रखना है कि सिर्फ ओबीसी की गिनती की बात नहीं करनी है, सवर्ण जातियों की भी गिनती की बात करनी है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सवर्ण जातियाँ कितनी प्रतिशत हैं, उनकी आबादी कितनी है और बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, कुल संख्या उनकी कितनी है। हम 85% का दावा करते हैं, यानी वो 15% है। एग्जैक्ट नंबर कितना है वो जातिवार जनगणना
जनगणना से पता चल जाएगा। और साथ ही ये पता चल जाएगा कि सवर्ण जातियों में सबसे ज़्यादा नौकरी पेशे में कौन लोग हैं, कौन सी जाति उनमें भी सबसे ज़्यादा मालामाल है और उनमें भी कोई जाति थोड़ी पीछे है, और कौन सबसे ज़्यादा सेक्रेटरी बन के बैठा है, किसके पास ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, किसके पास ज़्यादा ज़मीन है, किसके पास रिसोर्सेज हैं। ये सारा डेटा जब आएगा तो इस देश में मुकम्मल एक तरीके से नीतियाँ बनाने में फ़ायदा होगा। सरकार उस हिसाब से फ़ायदे के लिए कदम उठा सकती है, पॉलिसी बना सकती है, बजट बढ़ा सकती है और तमाम तरीके का काम उसमें होगा। किसको वैक्सीन लगनी है, कितनी लगनी है, कितने लोग होंगे, वो एक तरीके से उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया। जब ये डेटा सामने आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए। सवर्णों का भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो लोग अपनी आबादी के लिहाज से कितने प्रतिशत ज़्यादा चीज़ों पर कुंडली मार के हिस्सा अपना बना के बैठे हुए हैं और बाकी लोगों की हकमारी हो रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार हट गई है, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि नहीं कराएंगे, उबाऊ काम, थकाऊ काम है। अब क्या बचता है, बहुजन समाज इस पर लामबंद हो और ज़्यादा संगोष्ठियाँ हो, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन हो, मेमोरेंडम दिया जाए। और अब तो बात हो रही है कि अगर जातियों की गिनती नहीं होगी तो हम जातिवार जनगणना के बिना इस जनगणना का बहिष्कार कर देंगे। यानी हम आपको बताएंगे ही नहीं, हम आपके कॉलम में लिखेंगे ही नहीं। हम अगर आप जातिवार जनगणना नहीं करेंगे तो हम जाति के बिना इस जनगणना का बहिष्कार कर देंगे। ये भी मांग हो रही है। लामबंद होने की ज़रूरत है। अपने विधायकों, अपने नेताओं को घेरिए, उन्हें चिट्ठी लिखिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कीजिए, कानून का पालन करते हुए अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। सरकार से कहिए कि यदि आप जातियों की गिनती नहीं करेंगे तो आने वाले किसी भी चुनाव में हम आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट की चोट मारिए, माहौल बनाइए। हो सकता है जिस तरह से नीट में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ दबाव में, उसी तरह से ये जातिवार जनगणना हो जाए। और देखिए साथियों, नहीं होती है तो फिर 10 साल बाद, ये 2031 में, यानी 10 साल का नुकसान है, 10 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। तो इसलिए ये मौका बहुत निर्णायक है, बहुत ज़रूरी है। आप दबाव बनाए रखें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। ये वीडियो अन्य साथियों के साथ शेयर करें, उनको समझ आएगा कि जातिवार जनगणना क्यों ज़रूरी है, क्या मसला है। आपको अच्छा लगा हो ये विश्लेषण तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, हमारे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ताकत आप ही हैं, हमारी ताकत बढ़ाइए और हमें अपना प्यार जो है वो इसी तरह से हमारे सामने इजहार करते रहिए। तो साथियों, ये खास वीडियो आपके लिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।